नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान की जंग में फंसे हुए हैं और इसी मुश्किल की घड़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान भी है, लेकिन ना तो वो ईरान से जंग जीत पा रहे हैं, ना होर्मुज खुलवा पा रहे हैं। घर में महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज से जनता नाराज है। दुनिया भर से दुश्मनी अलग मोल ले ली है। दूसरी तरफ ईरान संकट, होर्मुज तनाव, चीन रूस से दूरी भी उनके लिए संकट की स्थिति बनती जा रही है और इसलिए पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब लेकर आ गए हैं यूएफओ फाइल्स। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एलियंस की कहानी सुना रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया आज की तारीख में तेल और गैस के संकट से जूझ रही है। हर मुल्क, हर देश इस संकट की घड़ी से निजात चाहता है। वो चाहता है डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट खाली कर दें और यहां से जाएं, जिससे कि होर्मुज खुले और पूरी दुनिया में शांति आ सके। ये जो एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है, ये सॉल्व हो सके और इसलिए ट्रंप पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और जब ट्रंप हर मोर्चे पर घिर चुके हैं, तो ट्रंप ने निकाला एक ऐसा मुद्दा जिस पर पूरी दुनिया की नजर चली गई। वो पूरी दुनिया को एलियंस की कहानी सुनाने लगे। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस में फंसा दिया, ग्लोबल रिसेशन की चर्चा होने लगी, इकोनॉमिक स्लोडाउन की चर्चा होने लगी, दुनिया इस सवाल का जवाब जानना चाहती है कि अमेरिका ईरान में युद्ध कब रोकेगा। अमेरिका एलियन पर चर्चा कर रहा है, दुनिया को यूएफओ दिखा रहा है। आखिर इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में यूएफओ फाइल्स की जरूरत क्यों पड़ी? बताएंगे आपको अमेरिका के इस ड्रामे के बारे में और करेंगे इस पर आज की सबसे बड़ी बहस। दुनिया अमेरिका के छेड़ी गई जंग से परेशान है, इस जंग से तौबा कर रही है और अमेरिका दुनिया को कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा। अलबत्ता तो यह कि अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया को एलियन दिखा रहे हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता की कुर्सी हिल रही है। ट्रंप दुनिया को एलियन दिखा रहे हैं। घर में महंगाई, बेरोजगारी, जनता को गुस्सा है। ट्रंप दुनिया को यूएफओ फाइल्स दिखा रहे हैं। बाहर ईरान, चीन और रूस से टकराव है। अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। एप्स्टीन फाइल का साया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मंडरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को एलियन दिखा रहे हैं क्योंकि अचानक अमेरिका में यूएफओ फाइल्स का धमाका हुआ। एरिया 51 के सीक्रेट वीडियोस जारी किए गए, टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड वीडियोस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे ऐतिहासिक और साहसिक कदम बता रहे हैं और पेंटागन की अलमारियों का जखीरा खोल दिया, जो बरसों से अमेरिका के टॉप सीक्रेट फाइल्स में बंद थी, जिसमें एलियंस की बात की गई है, यूएफओ की बात की गई है, रहस्यमयी उड़न तश्तरियों की बात की गई है। तो क्या वाकई सच में एलियन मिले या फिर ट्रंप दुनिया को गुमराह करके, अमेरिकी जनता को गुमराह करके एलियंस की तरफ ले जाना चाहते हैं? वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द कोई संकट दिखा, तब तब कोई बड़ा डायवर्जन सामने आया और इस बार तो हद ही पार कर दी गई। पूरी दुनिया को अमेरिका यूएफओ और एलियन की फाइल से रूबरू करवा रहा है। पूरी दुनिया की मीडिया में यही चर्चा है, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान में भी यही चर्चा कई मीडिया चैनल्स पर किया जा रहा है कि भाई यूएफओ मिल गया, एलियन आ गए, एलियन आए थे, उड़न तश्तरी देखी गई, एरिया 51 में क्या है, एलियन का इंटरव्यू अमेरिका ने लिया। लेकिन जो सच बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों तक घिरे हुए हैं और वो यूएफए के सीक्रेट फाइल्स जारी कर रहे हैं। दुनिया आज अमेरिका से यूएफओ के फाइल्स नहीं जानना चाहती है, वो ये जानना चाहती है कि अपनी जिद के पीछे जिस जंग की शुरुआत अमेरिका ने की, वो जंग खत्म कब होगी और दुनिया में हालात सामान्य कब होंगे। नहीं चाहिए हमें यूएफओ के सीक्रेट फाइल्स और ये इस तरह के ढोंगी दस्तावेज। ट्रंप सरकार का दावा है कि यह कदम अमेरिकी जनता को
पारदर्शिता देने के संकल्प के तहत उठाया गया है। अगर ट्रंप साहब आप इतने पारदर्शी हैं तो एप्स्टीन फाइल्स के सारे वीडियोस रिलीज कीजिए जिनको आपने अभी तक क्लासिफाइड कर रखा है। एप्स्टीन फाइल पर जब ट्रंप के ऊपर संकट मंडराया तो ईरान के ऊपर हमला हो गया, जिससे कि लोग अमेरिका में एप्स्टीन फाइल पर बात ना करें, ट्रंप पर बात ना करें, उन सीक्रेट वीडियोस की बात ना करें, फोटोज की बात ना करें। दरअसल ट्रंप के ऊपर मंडराते संकट के बीच ट्रंप का ये ट्रंप कार्ड है, एलियन फाइल्स। अब देखिए सीन कितना खतरनाक है ट्रंप के खिलाफ। चीन के साथ ट्रेड वॉर है, ट्रंप पर दबाव है, ईरान मिडिल ईस्ट का संकट भी डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा किया है, यूक्रेन नेटो के मुद्दे पर घिरे हुए हैं, यूरोप से तनातनी है, पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत है, सब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में, विदेश नीति में ट्रंप की आलोचना हो रही है। चीन, रूस, ईरान ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रखी है। नेटो और यूक्रेन पर ट्रंप की नीति सवालों में है। पूरी दुनिया में जिस तरह से टैरिफ वॉर छिड़ा, टैरिफ टेररिज्म किया, उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय तनाव में है डोनाल्ड ट्रंप, और वहां की इकोनॉमी सबसे ज्यादा प्रेशर में है। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि यूएफओ फाइल्स को जारी करने के लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। जनता एलियंस की दुनिया में खो जाएगी, यूएफओ की बात करने लगेगी, किसी दूसरे संसार की बात होने लगेगी। जबकि अमेरिका की जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। आइस की कार्रवाई से अमेरिका में खौफ है, गुस्सा है, प्रवासियों की गिरफ्तारी पर सवाल है, मानवाधिकार संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर गई है। 62% अमेरिकी आज डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के पद पर नहीं देखना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या दिखा रहे हैं? एलियंस फाइल देखो, हमारे पास एलियंस आए थे, हमने एलियंस से बातचीत की है। 160 से ज्यादा टॉप सीक्रेट दस्तावेज जारी करने की बात, रहस्यमय तस्वीरें, आसमान में अनजान चीजों के उड़ने दिखने का वीडियो। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अमेरिकी जनता को सच जानने का हक है। अरे भाई साहब, अमेरिकी जनता को सच जानने का हक है, लेकिन उससे ज्यादा पूरी दुनिया को तेल और गैस मुक्त तौर पर पाने का भी हक है, जिसके ऊपर आपकी वजह से आज के वक्त में क्राइसिस सिचुएशन है। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री को भी अपील करनी पड़ी है कि तेल, पेट्रोल, डीजल का सोच समझकर इस्तेमाल करें, संयम बरतें, विदेशी यात्रा पर कम जाएं, जरूरी हो तो ही जाएं, सोना 1 साल तक न खरीदें। यह क्या भारत की, हिंदुस्तान की वजह से हुआ है? तो डोनाल्ड ट्रंप क्या दिखा रहे हैं? एलियन फाइल देखो, क्योंकि भाई हम तो झुकेंगे नहीं, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, क्योंकि हम झुकेंगे नहीं, ईरान का मिसाइल कार्यक्रम जारी है, और हम अमेरिकी जनता को सच दिखाना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को सख्त निर्देश देकर कहा, एलियन की फाइल को पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दो, जनता खुश हो जाएगी हमारी ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए। और डिफेंस सेक्रेटरी ने जी हुजूरी करते हुए, हां में हां मिलाते हुए यूएफओ फाइल जारी कर दिया, और फिर बयान जारी किया और कहा यह फाइलें काफी समय से क्लासिफिकेशन की आड़ में छिपी हुई थी, जिससे कई तरह की अटकलों को हवा मिल रही थी। अब समय आ गया है कि अमेरिकी जनता खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखे। लेकिन अमेरिकी जनता को आपने कुछ देखने लायक छोड़ा कहां है? डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि पिछली सरकारों ने जानबूझकर एलियन की बात छिपाई, दूसरी दुनिया की रहस्य जनता से छिपाए गए। वक्त आ गया है कि सच दिखा दें। हां, वक्त आ गया है, क्योंकि अमेरिका ईरान में फंसा हुआ है। अमेरिका ने एक ऐसे जंग की शुरुआत की जिसे क्लोज करने को लेकर अमेरिका के पास कोई ठोस प्लानिंग नहीं थी। और अब अमेरिका कह रहा है war.gov/UFO पोर्टल पर जाकर आप एलियंस की रिपोर्ट देखिए, एलियंस के विजुअल देखिए और मजे कीजिए, क्योंकि हमने आपको ट्रांसपेरेंसी दी है। फाइल में क्या सच है, क्या झूठ है, कोई नहीं जानता है। चूंकि अमेरिका ने कहा है तो सच हो सकता है, यह हम क्यों मान लें? अमेरिका का आर्थिक संकट, एप्स्टीन पर बवाल,
ट्रंप की गिरती लोकप्रियता और हर तरीके से फेल होते डोनाल्ड ट्रंप अब किन किन कोशिशों में अभी तक नाकाम रहे हैं, तो इनको एलियन फाइल दिखाना पड़ा है। ईरान को तबाह करने की कोशिश नाकाम, चीन पर सैंक्शन लगाकर चीन को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश नाकाम, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश नाकाम, होर्मुज पर नियंत्रण करने की कोशिश नाकाम, तेहरान में तख्ता पलट की कोशिश नाकाम, खामेनी को मिटाने की कोशिश नाकाम, महंगाई पर काबू पाने की कोशिश नाकाम, नेटो पर नियंत्रण करने की कोशिश नाकाम, रूस यूक्रेन वॉर रुकवाने की कोशिश नाकाम। ईरान पर ताकत दिखाने वाले ट्रंप को अब अमेरिकी जनता आईना दिखा रही है। यूजीओवी के ताजा सर्वे में ट्रंप प्रशासन की विजय कथा पर सवालों की बौछार हो गई। 9 मई 2026 को YouGov ने एक सर्वे किया और सर्वे ने व्हाइट हाउस की जीत की कहानी की हवा निकाल दी। आज की तारीख में सिर्फ 13% अमेरिकी ये मानते हैं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग जीता है। सुपर पावर की सुपर स्पीच पर डोनाल्ड ट्रंप पर सिर्फ 13% लोगों को भरोसा है और 61% अमेरिकियों का मानना है कि अमेरिका इस जंग में हार चुका है। 39% तो यह भी कह रहे हैं कि अमेरिका कभी यहां जीत ही नहीं सकता और 22% लोगों को लगता है कि फिलहाल हार जैसी स्थिति है, शायद भविष्य में कुछ बदल जाए। 26% अमेरिकी तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस जंग में अमेरिका कर क्या रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो एलियंस दिखा रहे हैं। पब्लिक की गई फाइलों में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा चंद्रमा से जुड़ा है। इसमें 1969 के अपोलो 12 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह से ली गई अज्ञात घटनाओं की तस्वीरें भी शामिल हैं। इसके साथ ही 1972 के अपोलो 17 मिशन के चालक दल के बीच हुई बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट यानी लिखित रिकॉर्ड भी जारी किए गए। ट्रंप प्रशासन लगातार ताकत का नैरेटिव बेच रहा है, लेकिन अमेरिकी सर्वे बताती है कि अमेरिकी जनता इस प्रोपेगेंडा को खरीदने के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी भी ईरान जंग पर जवाब चाहते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस प्रोपेगेंडा चाहता है। वो चाहता है पूरी दुनिया का ध्यान यूएफओ की तरफ चला जाए। सवाल सिर्फ यूएफओ फाइल्स को लेकर नहीं, सवाल टाइमिंग को लेकर भी है। जब पूरी दुनिया के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, युद्ध संकट, राजनीतिक संकट, तेल गैस संकट, ऊर्जा संकट, इकोनॉमिक संकट देखी जा रही है, तो यूएफओ फाइल्स की जरूरत क्या है? जाहिर सी बात है, ध्यान हटकाने का डोनाल्ड ट्रंप का यह नया हथियार है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यूएफओ दिखा रहे हैं, एलियन दिखा रहे हैं। तो क्या इस नए प्रोपेगेंडा से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया का ध्यान ईरान संकट से, तेल गैस, ऊर्जा संकट से निकाल कर एलियंस की तरफ ले जा पाएंगे? आइए डिबेट की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ असलम रिजवी ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और अहमर मस्ती खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेरिका से लाइव जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, क्या आपको दिलचस्पी है एलियंस में? मुझे नहीं है। मुझे इस समय चिंता है दुनिया भर में तेल गैस के बढ़ते प्राइसेस की, आम लोगों की जिंदगी की। विवेक, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, उन्हें ठीक मालूम है कि किस तरफ से कैसे और किन हथकंडों को अलग अलग समय पर इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल उनको मालूम है कि उन्हें थोड़ा नरम होना पड़ रहा है, बैकफुट पर रहना पड़ रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि उनके अपने खुद के सेनेटर्स उनके साथ नहीं खड़े हैं। रिपब्लिकन पार्टी में कम से कम 5 या 10 सेनेटर्स ऐसे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाअभियोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको लगता है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, पतली गली से निकल जाओ। और पतली गली से निकलने का तरीका क्या है? एक, बोल दो भाई हम तो ईरान की बातचीत के लिए 1 महीने का विंडो दे रहे हैं, ताकि लोगों को सांस में सांस आ जाए, जान में जान आ जाए। दूसरा, कंफ्यूज करने के लिए दुनिया भर की नेवीज को इनवाइट कर लो, भाई आओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में ईरान की मदद करो। तीसरा,
पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अगले हफ्ते बात कर लेंगे, तो उसकी तैयारी करो। ये सारे हथकंडे डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं और अब उन्होंने अपने जो मास्टर स्ट्रोक हैं उनमें से एक निकाला है कि जो सीक्रेट फाइल्स हैं उनको एक एक करके खोलो। जाहिर बात है दुनिया में काफी उत्सुकता होगी, एलियंस थे नहीं थे, एलियंस को कब किसने कहाँ देखा। अब मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, हम भी अपने जहाज को एक जमाने में 20 किलोमीटर ऊपर उड़ाया करते थे, 60,000 फीट ऊंचा उड़ाया करते थे। तो कभी कभी हमें भी आसमान में कुछ लिश्कारियां नजर आई, शायद रिफ्लेक्टेड लाइट होगी किसी चीज से। तो इन सब चीजों को जब नेसा ने रिकॉर्ड किया, यूएस एयरफोर्स ने रिकॉर्ड किया, अमेरिका की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नोट किया, तो इन सब फाइल्स को सीक्रेट बना के छुपा दिया गया ताकि जनता में सनसनी ना फैल जाए। और अब डोनाल्ड ट्रंप को याद आई है कि एप्स्टीन फाइल की तरफ से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मैं ये एलियन फाइल निकाल देता हूं। जी विवेक। जी कैप्टन श्याम, आपको क्या लगता है? धन्यवाद विवेक, जय हिंद। जय हिंद सर। शनो वरुण। पायलट तो मैं भी हूँ, नौसेना से हूँ और हवा में भी जाता हूँ, पानी पे भी रहता हूँ। और ये बातें ओमान की खाड़ी की तरफ अगर ले जाऊं तो 2024 में लास्ट में ओमान की खाड़ी में उन्होंने एक बात की है और बाकी बातें तो बहुत पुरानी हैं, जहां उन्होंने एक बिंदु की चर्चा की है। ये 4-5 फीट के एलियन पता नहीं चाइनीज है या कौन है, मिलिट्री के ड्रेस में आते हैं और जनरली मिलिट्री बेसेस के पास ही देखे जाते हैं, इसलिए वो निकालते नहीं उसको खबरों को, क्योंकि उसके साथ कई सारे पिक्चर्स को उनको देना पड़ेगा बाहर। तो बहुत पुरानी बात है। तो अमेरिका हेक्सेट को कहा इन्होंने कि आप इनको डिस्क्लासिफाई कर दीजिए, उन्होंने कर दिया। पर मुझे लगता है कि इन सबों को कहीं पे जोड़ना, फिर वही कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ट्रंप का बड़ा ट्रम्पेट मान के चलिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल उनके एलियन तो वो HMS ड्रैगन और चार्ल्स डिगॉल की बात मैं करना चाहता हूँ ना, कि वो जो एलियन आ रहे हैं चुपचाप वो अपने काम करेंगे और ब्लॉकेट चलता रहेगा। तो वो ये सब डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जेंस, डिलेमा जो है, DDD की बात मैं करता हूँ ट्रंप की तरफ से, वो इसी का एक हिस्सा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि पब्लिक को जानना चाहिए, समझना चाहिए और अपनी तरफ से खुद अपना मंतव्य बनाना चाहिए, अपनी खुद समझदारी बनानी चाहिए कि यूएफओ है क्या और क्यों इतनी परेशान रहती है। पुराने राष्ट्रपतियों ने इसको नहीं किया है डिक्लासिफाई, ये कई चीजें नहीं करते हैं ट्रंप। उसको मान के चलिए कि कोई ना कोई उसका कहीं ना कहीं निगाहें उनकी हैं कि क्या ये कोई हमारे विश्व के, पृथ्वी के पटल की ही बातें हैं, क्या कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कभी कभी अपनी ऐसी चीजें करता है जो छिपा हुआ है। तो शायद विद इन द ग्लोबल सिनेरियो वो अगर इसको देखना चाहते हैं और उन चीजों को वो उसको डाइसेक्ट करना चाहते हैं तो ये एक मामला बनता है। और फिलहाल जो बात चल रही है और जिस तरह की बात हो रही है, अगर कोई D-Day आया तो स्पेस वॉर होगा और उस D-Day में बहुत डिफरेंट तरह की लड़ाइयां होंगी, इनविजिबल लड़ाइयां होंगी, जिसकी परिकल्पना शायद अभी तक हम लोगों ने नहीं की, चाहे वो अंडर वाटर से हो चाहे स्पेस से हो। तो ये बड़े डिफरेंट टाइप के रेड्स हो सकते हैं ईरान पे, अगर वो दिन आया जिसकी वो बार बार मसाला और वो दिवा हुआ शुभ लेके जो बात करते हैं। आप समझ के चलिए, अगर ट्रंप कभी कुछ नई बात करते हैं, कुछ नया मोड़ देते हैं, ध्यान रखिए, थोड़ा आगे सोचिए। मैंने इस वॉर को 1 महीने पहले, 2 महीने पहले जरूर आगे देखा है, ये मैं खुद अपने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं। मैंने चर्चा इस बार लिखित में की और ये भी कहा था कि ये शिप्स आएंगे, चाहे वो ब्लॉकेट लगेगा और उसके बाद ये आएंगे, वो पीछे हटेगा और ब्लीड करेगा। तो ये बातें समझिए कि एलियन की बात कुछ न कुछ कहीं ना कहीं इसका निशाना जरूर है। थोड़ा सब्र रखे, थोड़ी समझदारी रख के इसको देखना पड़ेगा। विवेक, मुझे तो सर ये डाइवर्जन लगता है। आपके विचारों की भी मैं कद्र करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मुझे एक डाइवर्जन लगता है। डाइवर्जन में आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि हो सकता है डाइवर्जन वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कोई बड़ी तैयारी कर रहे हो, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए एलियन फाइल रख दिया है। हिमांशी जी आपकी क्या है? उसके बाद में रिजवी साहब और मसीकान साहब आपके पास आ रहा हूं। हिमांशी जी आपका क्या एंगल है? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये अपोलो 12 और 17 तो बहुत साल पहले गए थे, तो इनको अभी क्यों आप लीक कर रहे हैं या आप इनको क्यों बता रहे हैं कि इनको डिक्लासिफाई करने की जरूरत है? देखिए, जो नवादा का जो इलाका है जिसको एरिया 51 कहते हैं, वहां पे अमेरिका अपने जितने भी न्यूक्लियर
परीक्षण है वो करता था, और वो जगह हमेशा से क्लोज्ड उसमें रही है। तो ये भी हो सकता है कि वहां पर रशिया की तरफ से कोई एयर स्पेस वायलेशन किया गया हो और वो इन्होंने पकड़ा हो, और क्योंकि इनके एरिया में किसी ने सेंधमारी कर दी है, तो वो उसको एलियंस का नाम देके या अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स का नाम देके अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये एक पॉसिबिलिटी है। देखिए, अमेरिका का इस तरह की फाइलों को, जो 400 में से 161 फाइल इन्होंने डीक्लासिफाई की है, उनको डीक्लासिफाई कर लेना ये मानना नहीं है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। वो सिंपल सी एक चीज कह रहे हैं कि दीज आर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कुछ उड़ती हुई चीज देखी गई है, पता नहीं है वो क्या है। और कई बार ऐसा होता है, देखिए लोग नॉर्वे जाते हैं लाइट्स देखने के लिए, तो जो एटमॉस्फेयर है उसकी अपनी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद मानव बहुत उस समय, तो अब तक तो बहुत सारे हम लोग एडवांस कर चुके हैं, तब से अब तक शायद इतनी उन्नत चीजें नहीं थी जिसको शायद समझ पाता या बहुत क्लियरली कैप्चर कर पाता। मुझे लगता है कि ये डाइवर्जनल टेक्टिक्स है, आपको धरती पे देखने की जरूरत है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में या हॉर्मुज में रॉकेट लग के बैठे हुए हैं और आप ब्रह्मांड में जीवन खोज रहे हैं, आप ब्रह्मांड में हमको एलियन दिखा रहे हैं। और देखिए, तो जब भी ट्रांसपेरेंसी वो डोनाल्ड कह रहे ट्रंप हैं कि की तरफ से अमेरिकी कोई भी लोगों चीज को आती सच है, ये जानने बहुत का हक है। स्ट्रेटेजिक होती है। आप हिमांशी जी, वो कह रहे हैं अमेरिकी जनता को सच जानने का हक है। मैं अमेरिकी जनता को सच बता रहा हूं। जी बिल्कुल, सच बताइए। आप एप्स्टीन फाइल का सच बताइए, आप मिनीसोटा मिनापोलिस में आपने लोगों को क्यों मारा उसका सच बताइए, आपको कितना फायदा हुआ रोज जो आप जो ट्वीट कर रहे हैं, ट्रंप की मीडिया एजेंसी से रोज ट्वीट कर रहे हैं, आप ये बताइए ना कि इनसाइडर ट्रेडिंग करके आपके घर वालों को कितना फायदा हुआ, आपने कितने हथियार आपने सऊदी को बेचे हैं, कितनी आप इस समय पे डील्स कर रहे हैं बाकी कंट्रीज के साथ में। तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जिनके जवाब आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे। ये बेवकूफी आप जनता के साथ में, आप अगर जो ये कोशिश कर रहे हैं कि आप बेवकूफ बना पाएंगे, ये मुश्किल है। देखिए, जनता भी समझती है, ठीक है, आप कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान भटका सकते हैं, जी। लेकिन वो इतना बड़ा संकट है जब सप्लाई लाइंस चोक हो रही हैं। आज फ्रांस ने और ब्रिटेन ने अपनी तरफ से जहाज भेज दिए हैं, और जैसा हम परसों डिस्कस कर रहे थे, जब माथुर सदी पैनल पे बैठे हुए थे, कि धीरे धीरे करके इट इज नॉट अ नाटो अलायंस, बट बहुत सारे जो यूरोपियन देश हैं वो धीरे धीरे करके अपने जहाज हॉर्मुज की तरफ भेजने शुरू कर देंगे। और इन जहाजों के आने से क्या होगा? क्या ये जहाज इतने सक्षम है कि अगर वहां पर मान लीजिए कोई उकसावे वाला, क्योंकि इनका कोई यूनिफाइड कमांड सेंटर तो है नहीं, सब अपने अपने जहाज लेके आ रहे हैं, तो कोई अगर उकसावे वाली कार्रवाई होती है, तो क्या ये एक भीषण वैश्विक युद्ध में नहीं बदल सकता है अगर कोई मिसकैलकुलेशन होती है? सो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विवेक जी बहुत ही सोची समझी एक टैक्टिक्स के तहत इन्होंने इस चीज को भी रिलीज किया है कि कुछ दिन ये शांति में रहे, एटलीस्ट अमेरिकी जनता को ये बेवकूफ बना पाए कि जहां पर इतने पेट्रोल के, डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इनका जो बाकी सब चीजों में जिनकी नाकामी है, उससे मुझे लगता है इट इज अ डाइवर्जनरी टेक्टिक, नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि आसमान में कितना सारा जंक है इस समय, हर कोई कंट्री अपनी सैटेलाइट्स भेज रही है, कितना डैमेज वहां पे बहुत कर रहे हैं। बिल्कुल सही मुझे तो बात लगता है। है कि दिल्ली के ट्रैफिक की तरह आसमान में भी ट्रैफिक अभी घूम रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है। देखिए, स्पेस जंक और लेंस इफेक्ट वाली चीजों को दिखा के आप इस समय जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। हमारे पास बेहतरीन मुद्दे हैं जो अभी इस समय हमारी अटेंशन चाहते हैं, और जिसमें मुझे लगता है सप्लाई लाइंस प्लस, अगर डोनाल्ड ट्रंप चाइना जा रहे हैं तो उससे पहले क्या क्या चीजें ये क्लियर करना चाहेंगे जाने से पहले, वो सब चीजें ज्यादा जरूरी हैं। और यूक्रेन और रशिया का भी इस समय जो वॉर की स्थिति है, वो सब चीजें मुझे लगता है कि हमें जानने की जरूरत है। नॉट कि आपने अगर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे हैं तो वो क्या थे क्या नहीं थे। आई थिंक दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। विवेक जी। जी, मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेज किए हैं यहाँ पर। मैं अहमद साहब का इस पर रिएक्शन चाहूँगा, चूंकि अमेरिका से खुद ही जुड़े हुए हैं। पता नहीं कितने फाइल्स उन्होंने खुद खंगाले हैं, कितने एलियंस को उन्होंने देखा है, चूंकि उनके लिए ही जारी किया गया, अमेरिकी सिटीजन है वो। तो बताइए क्या है एलियंस की कहानी भाई साहब? जी नमस्कार। नमस्कार विवेक सर। जी, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि आपको तो यहाँ कांग्रेस में होना चाहिए। जिस तरीके से आपने इनको एक्सपोज किया है, जबरदस्त। मेरी तो बहुत खुशी हुई आपके बातें सुनकर। यही बात मार्जरी ग्रीन टेलर साहिबा ने कल के रोज कहा कि ये यूएफओ फाइल इस वजह से सरेआम लाए गए हैं ताकि अवाम ये भूल जाएं कि वो $4.5 गैलन पेट्रोल के लिए दे रहे हैं,
और इस हुकूमत ने हमें ऐसे जंग में धकेल दिया है जिसका कि उन्होंने वादा किया था कि वो नहीं धकेलेंगे। और ये मार्जरी ग्रीन टेलर, जैसे कि आपको मालूम है, ये ट्रंप के बड़े चहीते थे, ये ट्रंप के बड़े फैन थे, ट्रंप के बड़े सपोर्टर थे। और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि रिपब्लिकन और भी कांग्रेस पीपल, कांग्रेस के लोगों ने, एना पॉलिना लूना फ्लोरिडा से हैं, टिम बर्शेट टेनेसी से हैं, फिर इनके माइक रॉजर्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन हैं, इन सब ने ही इस चीज़ को रद्द किया है कि ये जो है ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। अवाम के जो तवज्जो है वो असल मसाइल से हटाने की कोशिश है। साइंसदान जो हैं शॉन पैट्रिक, उन्होंने कहा कि इससे जो है सिर्फ और सिर्फ साजिशी नज़रियात, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है उसका आगाज़ होगा। मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखिए ये बात चल रही है ना कि अगले हफ्ते दोबारा ये आएंगे, जेरेड कुशनर भी आएगा और स्टीव वुडकॉफ भी आएंगे। ये जो है इन्होंने अपने जो दामाद को लगाया हुआ है इन कामों में, ये कोई अमन वमन के लिए नहीं लगाया हुआ है, ये माल समेटने के लिए लगाया हुआ है। मैं आपसे अर्ज करूं, इस्लामाबाद में जब ये पहुंचे हैं मौसूफ जेरेड कुशनर, वहां पर वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू एक बहुत प्राइम प्रॉपर्टी है जिसमें कि पंजाब के अशराफिया ने अपार्टमेंट बुक कराए हुए हैं। वो अब फौजी हुक्मरान जनरल आसिम मुनीर जेरेड कुशनर को दे रहे हैं, बकौल दो बहुत संजीदा साफियों के पाकिस्तान के, नवीद सिद्दीकी और सनाउल्लाह खान। उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि ये जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है इस्लामाबाद का प्राइम प्रॉपर्टी, जेरेड कुशनर साहब वहाँ क्या गए हैं कि उन्होंने ये इनके ऊपर आंख लगा दी है, और आसिम मुनीर तो जाहिर है कि उनको दे देंगे। तो ये जो अमन की बात वगैरह है ये सब बढ़ गया है, जेरेड कुशनर का धंधा जारी रहेगा। आपका शुक्रिया। मतलब कुल मिलाकर वहां पर भी आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है कि ये जो है वो एक तरह का डिकॉय है। रिजवी साहब कैसे देख रहे हैं इसे आप? जी बहुत बहुत नमस्कार विवेक भाई, आपको भी और आपके पैनल में मौजूद तमाम रिस्पेक्टेबल मेहमानों का। देखिए, यूएफओ के बारे में दुनिया जानती है कि ये कोई संजीदा फाइल नहीं है, एक काल्पनिक फाइल है। और जो इसका रिजल्ट लास्ट में बताया जाएगा, जब ये मंजर आम पे कम्प्लीटली आ जाएगी, या शायद आ गई हो, लेकिन मैंने सिर्फ इसके कुछ भाग जो हैं सोशल मीडिया पे देखे हैं। तो जो इसका रिजल्ट है वो ये है कि एक काल्पनिक दास्तान है, और इसके अंदर जितने भी हमारे पैनल में पढ़े लिखे लोग हैं, सब ने एक ही बात कही कि इसका कोई रियलिटी से, सच्चाई से और हकीकत से लेना देना नहीं है। ये जो यूएफओ के बारे में बताया गया है, सच्चाई तो एप्स्टीन फाइल में, जैसा कि आपने बताया, कि वो उस फाइल को मंजर आम पे आना चाहिए, उसको पब्लिक करना चाहिए, उस फाइल को लोगों के सामने लाना चाहिए जो एक हकीकत है। लेकिन जो काल्पनिक है उसको लाया जा रहा है, और जो हकीकत है उसे छिपाया जा रहा है। ये संजीदा जंग है, ये जंग जो है काल्पनिक नहीं है। जो इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रही है, ये जंग वाकई है, ये हकीकी है, ये रियल जंग हो रही है। ये कोई वीडियो गेम नहीं हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएफओ के जरिए से जो है वो उस जंग को छुपा दे। और जंग में भी ऐसी जंग है कि सुपर पावर को, जैसा कि आपने शुरू में बताया, कि हजीमत का सामना करना पड़ा, जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। मैं विवेक भाई आज एक प्रोग्राम में गया था, मुझे आपकी शुरुआती बात बहुत अच्छी लगी, और उसी से रिलेटेड ये बात है। मैं आज एक प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ पर हर धर्म के लोग मौजूद थे, और मुझसे मिलने हिंदू भाई भी आए और सुन्नी शिया सभी लोग थे, और सब ने यकजमा होकर एक ही बात कही कि ईरान हार कर भी या मार खा के भी जीता है, और अमेरिका मार कर भी हार गया है।
खुद अमेरिका में, जैसा कि आपने बताया कि 60% से ज़्यादा लोग युद्ध के मुखालिफ हैं, वो वार के मुखालिफ हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो पॉलिसी अख्तियार की है, उस पॉलिसी के खिलाफ बोल रहे हैं। इस शख्स ने पूरी दुनिया को पागल और दीवाना बना दिया है। इसका असर सिर्फ अमेरिका में नहीं, जैसा कि अहमर भाई ने अभी बताया कि वहाँ के हालात क्या हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने अमेरिका भी फ़ोन किया था और मैंने मालूम किया था, तो रिपब्लिकन पार्टी के 10 सेनेटर हैं जो इस वक्त खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मिड टर्म जो इलेक्शन है उसमें इनको अलविदा कहा जाएगा। हो सकता है कि ये खुद मौजूद रहें, लेकिन इनकी पार्टी बहरहाल शिकस्त के दहाने पर खड़ी हुई है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को इस वक्त एक फर्जी, एक काल्पनिक जो चीज़ें हैं उसको कहानी सामने न चाहिए। लाएं। ये सीरियस माहौल है, और ये माहौल जब सीरियस है तो यहाँ पे सीरियस बातें होनी चाहिए। जैसा कि मेरे भाई आपने खुद ही कहा कि एप्स्टीन फाइल एक सीरियस मसला है, तो इस सीरियस मसले को सामने लाया जाए और जंग को कैसे रोकना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमको इस पर बहस करना है, यानी मेरा दुनिया को इस पे सोचना है कि जंग कैसे रुके, इसलिए कि जैसे जैसे जंग बढ़ रही है दुनिया का नुकसान हो रहा है। अमेरिका तो नहीं, तबाह हो ही रहा है, ये उसका एलियन असर फाइल्स हमारे की भारत आड़ पर भी पड़ में रहा है। ट्रंप कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहे हैं, जो बात कैप्टन श्याम कुमार भी कह रहे थे। यूरोप के साथ मिलकर कोई बड़ी स्ट्रैटेजी तो नहीं तैयार की जा रही है। यूके देवनाथ सर, उसके बाद में कैप्टन श्याम आपके पास आ रहा हूं। विवेक, यूरोप का कोई भी देश डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ठीक है, किसी किसी देश ने बोला है कि वो एक आध माइन स्वीपर भेजेंगे, लेकिन वो ईरान के खिलाफ युद्ध करने कभी नहीं भेजेंगे। ये एक आध वॉरशिप आएंगे। पहली चीज तो देखो, समुद्री रास्ता बहुत लंबा है। यूरोप के देशों से आ रहा है तो उसका मतलब है उसको अटलांटिक सागर से भूमध्य सागर, वहां से लाल सागर, वहां से अरब सागर, फिर स्ट्रेट ऑफ ओमान आना पड़ेगा। इतना लंबा रास्ता तय करते करते 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे, अगर वो फुल स्टीप आएंगे तब भी। दूसरी बात है कि यूरोप के देश बहुत क्लियर हैं कि वह अपनी नेवी के शिप को जब भेजते हैं तो कैप्टन जो है उसकी क्लियर ब्रीफिंग होती है कि उसे ईरान के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करनी है। हाँ, वहां पर अगर कोई सिविलियन शिप जा रहा है और वो कोई इमरजेंसी में है, किसी सिविलियन शिप में आग लग जाती है, किसी सिविलियन शिप में कोई माइन टकरा जाता है, समुद्री सुरंग टकरा जाता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो उस वक्त चाहे वो वॉरशिप ब्रिटेन का हो या फ्रांस का हो, सपोर्ट रोल में उनकी मदद करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस या दुनिया का कोई देश अपनी नेवी के शिप को कॉम्बैट रोल में भेजेगा कि आके ईरान के जो एंटी शिप मिसाइल है उनको उनका सामना करो? सवाल ही नहीं उठता। तो विवेक, ये डोनाल्ड ट्रंप की डाइवर्जनरी टेक्निक्स हैं। वैसे मैं बता दूं, 1 मार्च को दुनिया में काफी सारे लोगों ने कहा था कि 1 मार्च 27-28 की रात को जो बमबारी शुरू की फरवरी में अमेरिका इजराइल ने, जी। उसका बहुत बड़ा कारण था कि एप्स्टीन फाइल से डोनाल्ड ट्रंप ध्यान भटकाना चाहते थे। हो सकता है इस बार भी उसी तरह से वह ध्यान भटकाने के लिए इस यूएफओ फाइल्स को डिक्लासिफाई कर रहे हैं। जी जी, कैप्टन श्याम, आपको क्या लगता है? जैसा मैंने कहा, स्टार्टिंग तो डिसेप्शन लगती है, पर मेरा जो वॉर का आकलन है और जो मैंने जो ट्विटर्स पे, फेसबुक पे लगातार जो लिखा, मैं अगर अपनी लास्ट लाइन ही कहना चाहूं, जो क्लोजिंग ट्रैप में मैंने लिखा कि एक दिन आएगा जब वो ब्लॉकेट करेगा लड़ाई रोकने के बाद। और मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, इसकी कई 20 पैराग्राफ्स हैं, 3-4 आर्टिकल लिखे हैं और लगातार आपसे कह रहा हूं। तो ब्लॉकेट के बाद वो यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्सेस, क्योंकि आईएमओ की मीटिंग हुई, बहरीन की गुहार लगाई गई यूनाइटेड नेशन में, और नाटो को फटकार लगाते हुए यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस को उन्होंने किया। मैं आपको 6 शिप के नाम बताऊंगा जो 15 मार्च को डिप्लॉय हो चुके थे। स्पेन, ग्रीस, एचएमएस ड्रैगन की बात की मैंने, इनकी पूरी केपलर और यूएसएनआई का रिपोर्ट है, ट्रैकिंग है इनकी। ये शिप्स अपने देश में नहीं है, ये 40 दिन पहले, 50 दिन पहले वहां से निकल चुके थे। खासकर मैं एचएमएस ड्रैगन की बात कर रहा हूं। और मैक्रोन
साइप्रस आए थे 9 मार्च को। चार्ल्स डिगोल पिछले 1.5 महीने से इजराइल को एयर डिफेंस कवर दे रहा है मेडिटेरेनियन में बैठकर, और साइप्रस में वहां से हेलीकॉप्टर से वो शिप में गए, कैप्टन से मिले, उससे हाथ मिलाया, और ये न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर जो उनका है, मैं विजिट कर चुका हूं फ्रांस में, इस शिप पे बहुत कैपेबल कैरियर है, ये ऑफेंसिव कैरियर है, 50 से 60 से ज्यादा जहाज है इसके ऊपर, और ये स्वेज कैनाल से होते हुए अरेवेंसी में आ रहा है। अब आप सोच सकते हो HMS ड्रैगन एक बड़ा टाइप 45 डिस्ट्रॉयर है। अब आपको एक और बात बता दूं, नेवल वॉरशिप्स का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है, ये टैंक नहीं है कि कहीं से जा रहा हो तो टैंक है तो मारेगा ही मारेगा। ये फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है कि अगर जा रहा हो तो मारेगा ही मारेगा। ये ऐसे जहाज होते हैं जिनके पास पूरी टिथ होती है वॉरशिप कैपेबिलिटी की। एट द सेम टाइम वो मूव करते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए, HADR के लिए, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए, और ओवरनाइट जब पॉलिटिकल विल चेंज होती है तो कैप्टन को कहा जाता है कि आपका रोल चेंज हो गया, 12 बजे रात से आप इस रोल में आ गए, तो वो उस रोल में आ जाता है। तो ये जो यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्सेस मैक्रोन और जो स्टीमर के नेतृत्व में बनाई गई सर विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, 4 यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर थे। एक जेराल्ड आर फोर्ड वापस जा चुका है, 3 अभी भी इस इलाके में मौजूद हैं। जब 4 एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होर्मुज में कुछ नहीं उखाड़ सके, तो फिर अब ड्रैगन और चार्ल्स डी गॉल के आने के बाद क्या बदल जाएगा? और वो कह रहे हैं हम जंग लड़ने नहीं आ रहे, और बाई चांस IRGC और होर्मुज की तरफ बढ़े, IRGC तो हमला करेगा ही करेगा, मैं 110% श्योर हूं। उसके बाद क्या होगा? मैं आपको यहां समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये शिप आ रहे हैं डिफेंसिव पोस्चरिंग, ये ऑपरेशन एप्साइड्स और ऑपरेशन अटलांटा जो हूथी के अगेंस्ट में इन्होंने किया था, 15 देशों की सीमाओं ने, और प्रॉस्पेरिटी गार्डियन अमेरिका के नेतृत्व में 15 देश थे, भारत उसमें शामिल नहीं हुआ। चाइना वहीं बहरीन में फुटबॉल खेलता रह गया। 2 साल लड़ी हुआ उन्होंने हूथी के अगेंस्ट में, और बाद में उन्होंने कहा अब हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कर रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं। तो ये जो शिप आएंगे डिफेंसिव पोस्चरिंग, सुनिए पासा क्या फेंका इन्होंने, ब्लॉकेट किया, प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करके उन्होंने ये दिखाया कि एक एरिया क्लियर है जिससे डिस्ट्रॉयर जा सकते हैं, शिप्स जा सकते हैं, और कतार का शिप जा भी रहा है, 2 शिप्स लेके भी गए, और इस्लामाबाद की मीटिंग के दिन USS रॉबर्टसन और मर्फी को भी घुसाया। ध्यान से समझिए मेरी बात को, 1 मिनट समय दीजिएगा। ये क्यों किया उन्होंने? ये इसलिए किया अमेरिका ने कि एक रास्ता है, आप आओ, न्यूट्रल शिप्स आओ और यहां से जाओ और खोलो रास्ता। अब आप सुनिए, अगर ये न्यूट्रल शिप पे अटैक करता है ईरान, फ्रांस के शिप पे अटैक करता है और ब्रिटेन के शिप पे अटैक करता है, तो ये माना जाएगा कि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए आए थे, इनको क्यों मारा गया? तो अब ये आगे बढ़ेंगे और इनके शील्ड में ब्लॉकेड जारी रहेगा। प्लीज समझिए इस बात की शिकारी के फांसे को। इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश लगातार 1.5 महीने से कर रहा हूं, लेकिन कोई टेकर नहीं है कि इतना आकलन कैसे हो सकता है। हो रहा है ना, आ रहे हैं ना, वो 15 से ज्यादा देश के लोग आएंगे, जापान के लोग आएंगे। ये इसलिए आएंगे कि ईरान तुम ठीक नहीं कर रहे, ये 500 शिप जो खड़े हैं, 25,000 मैनर्स जो खड़े हैं, इनको जाने क्यों नहीं देते तुमको क्या प्रॉब्लम है? लड़ो अमेरिका से, अपनी ब्लॉकेट संभालो, हमारे शिप्स को क्यों रोक रहे हो? ये मुद्दा है सर, इसको समझिए अच्छी तरह से। आप मुझे मौका देते तो मैं हमेशा समझाता। ये मुद्दा, अब आप कैसे रोकेंगे किसी को? कैसे अटैक करेगा वो? वैसे ही सीज फायर तोड़ चुका है वो, लेकिन क्या वो न्यूट्रल शिपिंग डिस्ट्रॉयर्स को अटैक करेगा? क्योंकि वो न्यूट्रल शिपिंग में आ रहे हैं। इसीलिए ऊपर की भाषा में फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस या दूसरे अलायंस कंट्री कहते हैं हम वॉर नहीं लड़ेंगे। जो ग्रुप कैप्टन देवनाथ कर रहे थे, वो सुपरफिशियल जो बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ना, पर आप अंदर से जब जाओगे तो आप पे अटैक नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो वर्ल्ड की बात आ जाएगी। उसको फिर सोचना पड़ेगा कि इनको क्यों मारा मैंने, क्योंकि ये तो हमेशा से हमारे दोस्त रहे थे, इन्होंने कभी लड़ने की बात नहीं की थी मेरे साथ। ऐसा नहीं है सर, अभी तक तो यूरोपीय देशों के जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अभी कल की खबर, एक भारतीय जहाज डुबो दिया गया जिसमें एक व्यक्ति की, एक हिंदुस्तानी की मौत हो गई, 17 नाविक बचाए गए। दुनिया के कई देशों के जापानीज जहाजों पर भी हमले हुए हैं। तो अगर वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इस इलाके से सुरक्षित निकलने की कोशिश कर रहा हो और उनके जहाजों को निशाना ना बनाया गया हो। तो ये ऑलरेडी ये मैटर वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोस्पेक्ट से बड़ा होता दिख रहा है। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा थोड़े पेशेंस से कि जब पूरी फोर्स आएगी, वॉरशिप्स आएंगे जो इम्यून होते हैं अटैक के, और वो जब स्कॉट करेंगे टैंकर्स को एक मिशन मोड में, पीस मिशन के लिए, तब ईरान नहीं कर पाएगा। अभी छिटपुट अटैक किसी जगह किसी को मार देना अलग बात है, और एक संगठित रूप में जब ओमान की खाड़ी में एक जमावड़ा हो जाएगा 12-13 देशों के शिप्स का, जिसमें स्पेन,
ऑस्ट्रेलिया का जहाज भी आ रहा है वहां पे, ऑलरेडी है सबमरीन उनके वहां पे। ये पॉस्चरिंग भी है। अगर नहीं माना ईरान और अगर उसने अटैक करना शुरू किया तो यही नेशंस दूसरे रोल में आ जाएंगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जी यही हुआ था हूती के हिमांशी साथ। जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं सर से पार्शली सहमत हूं। देखिए ये जो अभी हो रहा है ना, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। जो जहाज मूव करके आए हैं कि आप जाइए एक डिफेंसिव पोस्चरिंग में, लेकिन अगर कुछ होता है तो फिर देन ईरान को अलग थलग कर दिया जाएगा ग्लोबल पॉलिटिक्स में। देखिए इनका जो डेडलॉक है, जो डिप्लोमेटिक डेडलॉक है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी जो ईरान की तरफ से बहुत सारी रेड लाइंस हैं जो ब्लर की जा रही हैं और बहुत तेजी से ब्लर की जा रही हैं। और जैसे आज पता चला है कि इराक के अंदर इजराइल का एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल एक उसने बेस बना लिया था, जो पकड़ा गया है, जिसकी आज काफी न्यूज में चर्चा चल रही है। तो देखिए ईरान की तरफ से भी बहुत सारी रेड लाइंस है जो ब्लर हो रही है, और अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि वो विश्व को इसमें एंगेज करे, क्योंकि अमेरिका का साथ देने से सब लोगों ने मना कर दिया है। सऊदी मना कर रहा है, सब बेस भी देने को तैयार नहीं है। वो कोशिश कर रहा है किसी तरीके से, ईरान जो अभी तक एथिकल अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की तरफ से तो मीनाप पे हमला हुआ, जब बच्चे मार दिए गए या हमारे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो सब खराब हो गए। अब इस तरह की गलती ईरान की तरफ से हो ताकि ईरान पे भी वही सेम जो चीजें हैं वो शुरू कर दी जाए। तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की जा रही हैं। और देखिए भले ही वो डिफेंसिव पोस्चरिंग में आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि जैसा मैं पहले कह रही थी, अगर कोई यूनिफाइड कमांड नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है कि इस जहाज ने क्या करना है, दूसरे जहाज ने क्या करना है, ये सब अगर उस तरह से कोई इनको यूनिफाइड तरीके से आदेश नहीं मिल रहा है और कोई मिसकैलकुलेशन होता है या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई हो जाता है, तब किस स्थिति में रहेंगे। और ये अमेरिका बहुत दिन से कोशिश कर रहा है कि ईरान के खिलाफ बाकी सबको भी इसमें लपेट लिया जाए, जो अभी तक सब बच के चल रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि बैक चैनल पे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप या तो इन पे दबाव बना रहे हैं, या वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसा मैं कह रही हूं कि वो बाकियों को भी इसमें ले आए, ताकि ईरान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और ज्यादा बनाया जा सके। चाहे वो रशिया और चाइना उसके हाथ में नहीं आ रहे, लेकिन बाकी कंट्रीज जो कि यूरोपियन कंट्रीज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नाटो, बट जो यूरोपियन कंट्रीज है जो इस समय बहुत सारे एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही हैं, बिजनेस के क्राइसिस हो रहे हैं, फ्लैग इन्फ्लेशन हो रहा है, उस तरह की जो चीजें हो रही हैं उससे जूझ रही हैं, तो उनको किसी ना किसी तरीके से इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर लिया जाए। डायरेक्टली तो ये नहीं कर पाएंगे। जी विवेक जी। इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करने की तैयारी है। रिजवी साहब क्या बोलेंगे आप इस पे? मतलब आपके सामने पूरी दुनिया को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, आप सही गलत का फैसला कीजिए। क्या आप फ्रांस के जहाजों को निशाना बनाएंगे, आप ब्रिटेन के जहाजों को निशाना बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के जहाजों को निशाना बनाएंगे? क्या आप जो है वो बाकी के जो कंट्री है, जापान, साउथ कोरिया, इनके जहाजों को निशाना बनाएंगे? कितने देशों से आप जंग लड़ेंगे? देखिए ईरान ने ऑफिशियली तरीके से एक नहीं अनेक बार ये कहा है कि हम हुर्मुज को खोलने के लिए तैयार हैं। खुद अब्बास अरागची का बयान भी चैनल वाला पे आया कि हम तो तैयार हैं, अमेरिका को वहाँ आने की क्या ज़रूरत है, हमारे एरिए में जो है अमेरिका क्यों आ रहा है, हमारे आंगन में उसकी क्या ज़रूरत है, और आने के बाद वो ब्लॉकेट कर रहा है, दादागिरी कर रहा है। और पूरी दुनिया से ईरान ने बाकायदा गुहार लगाई है और ये फरियाद की है कि आप वहाँ से चले जाइए, ब्लॉकेट को ख़त्म कीजिए, फ़ौरन हम जो है ये जो हुर्मुज़ को हमने बंद किया है, हम इसे खोलने के लिए तैयार हैं। ईरान के साथ जो अन्याय हुआ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि IAEA ने 10 बार तो कम से कम कहा है कि भाई ईरान एटम बम नहीं बना रहा है। और IAEA किसके लिए बना है? इसी काम के लिए। तो अमेरिका का इसमें दखल क्यों हो रहा है कि ईरान बना रहा है? जो इदारा, जो ऑर्गेनाइजेशन इस काम के लिए बनाया गया था कि वो इंस्पेक्शन करे कि वहाँ पर एटम बम बन रहा है नहीं बन रहा है, उसने कह दिया नहीं बन रहा है। उसके बाद भी ईरान पर हमला हो रहा है, तो ये अत्याचार है या नहीं है? अब उसके बाद ईरान के पास एक हुर्मुज़ जो है एक ऐसी दुनिया की दुखती हुई रग है कि जिसकी वजह से ईरान चाहता ये है कि अमेरिका पर प्रेशर लाए और दुनिया के लोग जो हैं अमेरिका पर दबाव डालें कि वो जंगबंदी के लिए दादागिरी के ज़रिए से नहीं, बल्कि बराबरी और जो हकीकत है जिसमें कोई जुल्म ना हो, कोई अत्याचार ना हो, वैसे हम बैठने के लिए तैयार हैं। ईरान ने कहा है कि
गोली के जरिए से बोली नहीं चलेगी, बल्कि आप जो है आइए और जिस तरीके से बात करना होती है वैसे टॉक कीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। तो हुर्मुज जो है एक ऐसा मसला है कि जिसके जरिए से ईरान दुनिया को प्रेशर में लाना चाहता है विवेक भाई। बातचीत की टेबल पर लाना चाहता है पूरी दुनिया को कि भाई ईरान की बात सुनी जाए। अहमद साहब, क्या आप बिल्कुल इस बात से बिल्कुल। सेटिस्फाइड हैं? मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, हाँ, मुझे बोले ना। 2 मिनट दीजिए। हाँ, देखें, एक तो ये है कि यहाँ पर जो कांग्रेसमैन हैं टेड ल्यू जो हैं, उन्होंने कोई दबे अल्फाज में बिटवीन द लाइंस या इनडायरेक्टली नहीं, बल्कि ऑन रिकॉर्ड, अगर आप सी स्पैन वीडियो है यूट्यूब पे, टेड ल्यू टाइप करके देख लेंगे, आपको नजर आ जाएगा। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कमसिन जो है बच्चियों के साथ ज्यादती की है और मारा पीटा है। ये ऑन रिकॉर्ड का है कांग्रेसमैन ने। वो इस किस्म से जो है इररिस्पॉन्सिबल बातें नहीं करते हैं। दूसरी जानिब देखें, जो जेफरी एप्स्टाइन जो भी है, उसका नाम लिया जाता है, गिजलेन मैक्सवेल का नाम लिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़े बड़े रिपोर्ट्स आए हैं कि ये दोनों जो शख्सियात हैं, इनका मोसाद से बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे। और अगर इनके मोसाद से इतने ज़्यादा करीबी ताल्लुकात थे, इसका मतलब है कि मोसाद को डोनाल्ड ट्रंप के हर एक चीज़ का पता है। उसने कहाँ खाना खाया होगा एप्स्टीन साहब के साथ, किस जहाज में, किस कमरे में गया होगा, सब कुछ मोसाद के पास है। इस वजह से लगता है कि ट्रंप भी नेतन्याहू के बात में आ गए, वरना इससे पहले जितने भी सदूर थे, देखिए बैरक ओबामा ने अभी कहा कुछ दिनों पहले कि इजराइल ने मुझे भी कहा था कि ईरान पे हमला करें, लेकिन मैंने इनकार किया। एक तो बात ये है। दूसरी बात देखें, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने, इजराइल ने गैर ज़रूरी तौर पे हमला किया, हम उसके मजम्मत करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं, देख, हम बलूच जो हैं इसमें एक किस्म से स्टेक होल्डर हैं। हमारे पास फायर पावर नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि हमें कोई हिसाब में भी ना लाए। अब हम बलूचों का जो ताल्लुकात है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ बहुत गहरे करीबी ताल्लुकात हैं। हम ये नहीं चाहते हैं, जिस तरीके से हम नहीं चाहते हैं कि अमेरिका ईरान पे हमला करे, इसी तरीके से हम नहीं चाहते हैं कि ईरान जो है बार बार यूएई के ऊपर हमला करे। समझ रहे हैं ना जी? ये एक अजीब सा चूचू का मुरब्बा बना हुआ है इस पूरे इलाके में, और सबसे बेहतर तरीका यही है कि यहाँ पे अमन व आशांति हो ताकि ये मामला सुधरे। लेकिन ट्रंप साहब, जैसे कि आपको मालूम है, एक नॉन सीरियस एक्टर हैं, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल इंतहाई कम है। आप इनके 24 घंटे में इंटेलेक्चुअल लेवल वाली बात तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हो जाऊंगा, क्योंकि दुनिया जो है वो एक तरफ से, आप देखिए इस वक्त एनर्जी क्राइसिस से दो चार हो रही है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एलियन की पिक्चर दिखा रहे हैं, फिल्में दिखा रहे हैं। अच्छा, एलियन की पिक्चर, अहमद साहब, आपने कोई पिक्चर देखी? कैसे? हमने कहा एलियन की कोई फिल्म देखी कि नहीं? और तो आप अमेरिका में रहते हैं, आपकी एलियन से कोई मुलाकात हो, चूंकि पत्रकार आदमी है, कोई इंटरव्यू वगैरह करा हो, आप भी कोई एक्सक्लूसिव फाइल डाल दीजिए। देखिए विवेक भाई, मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ, दुनिया में हजारों बदमाश है ना, हमारा नजर उस मेन बदमाश पे होना चाहिए जो हमें तकलीफ देता है। उस बदमाश का नाम है आसिम मुनीर। और वो मैं आपको क्या बता दूं, देखिए एलियंस की नजर भी उसी बदमाश पर है वो क्या जो एलियंस को एक्सपोज कर रहा है। भाई साहब, दुश्मनी भी सीधे एलियन से ले रहे हैं। अब उनको लगता है इस दुनिया में उनके दुश्मनी के काबिल कोई बचा नहीं है, तो अब वो एलियन से दो हाथ करना चाहते हैं। देखें वो क्या बात कर रहा था, वो बात कर रहा था ऑपरेशन बनियान में मिरासी, ऑपरेशन बनियान में मिरासी। इनको अच्छी खासी चपाड़े पड़े पिछले साल, और उसको इन्होंने कहा कि हम जीत गए हैं। जिस तरीके से 16 दिसंबर 1971 को हथियार डाल रहे थे, और डॉन अखबार जो है, जो जिन्ना साहब का अखबार था, वो अनाउंस कर रहे थे कि जंग जारी रहेगी आखिरी हद तक। इस किस्म से झूठा बोल। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आखिर में बहुत समय सीमित है, मैं जल्दी से पूछ लेना चाहता हूं यूके देवनाथ जी से। यूके देवनाथ जी, क्या डाइवर्जन क्रिएट कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप इस यूएफओ फाइल्स के जरिए? क्या पूरी दुनिया की मीडिया को
उलझा पाएंगे इस एलियन वाले प्रोपेगेंडा में? विवेक, ऑलरेडी अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि जितने लोग हैं सब इस एलियन वाली स्टोरी को दरकिनार कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सबका ध्यान लगा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप आप किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे। जी, मतलब आपका फोकस भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही है कैप्टन श्याम जी? कोई शक नहीं है, जो जहां पे उनकी निगाहें हैं वहीं है, फोकस्ड है बिल्कुल। लंबी बातें करते हैं लेकिन उनका फोकस बिल्कुल सही है। समय का इंतजार कीजिए, लंबी लड़ाई है। ईरान को अभी और देखना पड़ेगा, युद्ध में बच जाना या युद्ध से भाग जाना या युद्ध में जीत जाना। ये कैप्टन श्याम ये मत बोलिए लंबी लड़ाई है, हमारे तो दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। आज ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि विदेश यात्रा ना करें, कम करें, जरूरत पड़ी तो ही करें। और हिमांशी जी ये भी कहा है कि सोना कम खरीदें, है ना? तो मैं तो मना कर भी दूंगा, लेकिन पता नहीं घर से गृह मंत्रालय से क्या फरमान आ जाए। मैं तो बोलूंगा भारत को आत्मनिर्भर बनाना है भाई। हिंदुस्तानी महिलाएं सब कुछ त्याग सकती हैं, सोना नहीं त्याग सकती हैं। और देखिए इस समय इस संकट की घड़ी में साथ तो आना होगा, कुछ तो हेल्प कीजिए हिमांशी मैम। देखिए बहुत मुसीबत की घड़ी है, आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। देखिए आईएनए को जब जरूरत थी तो हमारी जो माताएं बहनें थी उन्होंने अपने गहने दिए थे। और अभी भी देखिए ईरान के लिए जब जरूरत पड़ी है तो कश्मीर से देखिए कितना इस तरह का आया है। तो जब इस तरह की संकट की घड़ी आएंगी तो बिल्कुल त्याग किया जाएगा, लेकिन इस समय हमें जरूरत नहीं है, जरूरत किसी और को है, जिसके लिए कि शायद मुझे लगता है पूरे विश्व में सारी महिलाएं कर देंगी कि अपना सोना छुपा दो, नहीं तो ये शायद हमारा सोना भी ले जाएंगे। जिस तरीके से हो सकता है एलियन भेज दें सोना उठवाने के लिए, इनके पास कुछ दिनों के बाद यूएस तश्तरी वो दिखा दें, एलियन के विमान दिखा दें बना के, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो 71 में चांद पर जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद आज तक कोई चांद पर नहीं गया, इंसानी चांद पर नहीं पहुंच पाए, इनके तो विमान भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, जिनके पास देखिए कहते हैं पावर होता है, उनके पास सब कुछ हासिल करने की ताकत भी होती है। लेकिन ठीक है, हमारी इच्छा तो यही है, हम सबकी पूरे सारे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इच्छा यही है, जंग लंबी नहीं खींचनी चाहिए, फौरन युद्ध विराम करके होर्मुज को खोलना चाहिए ताकि दुनिया चैन की और गहरी सांस ले सके। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए इंडिया डेली।